ये कहानी इस लड़के की है जो कि फालतू की मौत ही मर जाता है और किसी नई दुनिया में इसेकाई होता है। पेस्ट्री अपने जमाने का एक वर्ल्ड क्लास शेफ था, लेकिन एक दिन वो बेवजह ही मारा गया और नई दुनिया में इसेकाई हो गया। उसके पप्पा जी एक टॉप जी आदमी थे। उन्होंने अपना किंगडम एक छोटे शहर में बनाया था क्योंकि उसे माइनक्राफ्ट खेलना कुछ ज्यादा ही पसंद था। वहीं दूसरी तरफ पेस्ट्री एक नल्ला आदमी निकला क्योंकि उसकी कॉम्बैट स्किल बहुत वीक थी और उसका एक ही सपना था कि उसे कैसे भी करके अपनी मिठाइयों का शहर बनवाना है। एक दिन जब पेस्ट्री अपने पप्पा जी के साथ स्वॉर्ड की ट्रेनिंग करा था तो उसके पिता उसे बड़े ही आराम से हरा देते हैं क्योंकि पेस्ट्री के पास कोई भी पावर नहीं थी। इतने में ही वहाँ पर एक और बंदा आता है जिसका नाम की फ्यूल था। वो पेस्ट्री की फादर को बोलता है, मेरे पास दो न्यूज है, आखिरकार तुम कौन सी सुनना चाहोगे? दोनों ही सुना दो। पहली तो ये कि हमारी फार्मिंग काफी अच्छी हो रही है। पेस्ट्री ये सोच कर काफी ज्यादा बावला हो चुका था क्योंकि उसे कुकिंग का काफी ज्यादा शौक था। वो अपने मन में सोचता है आखिरकार मैं अब कौन कौन सी चीजें बना सकता हूँ। और हाँ, दूसरी खबर काफी ज्यादा बुरी है क्योंकि कुछ डाकू मंगल सिंह के आदमी हमारे पास के विलेज में अटैक कर रहे हैं और हो सकता है कि वो हमारे विलेज पर अटैक कर दे। जिस बात को सुनकर कि पेस्ट्री और उसके पापा काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है और अगर वहाँ पर वो गुंडे लोग आ गए तो वो लोगों के फार्म के साथ साथ ही उनके विलेज को भी खत्म कर लेंगे। पेस्ट्री अपने मन में सोचना शुरू करता है कि आखिरकार वो क्या कर सकता है। फ्यूल कैस्टर को बोलता है, हमारे पास एक ही चारा है, हमें कैसे भी करके पेस्ट्री की पावर्स को रीअवेकन करना होगा। और अब उसका पप्पा जी भी मान चुका था। उसके बाद कैस्ट्रल पेस्ट्री को अपनी मम्मी के पास ले जाता है और जिसका नाम की एग्नेस था उसे भी वो पूरी की पूरी बात बता देता कि आखिरकार क्या होने वाला है। एग्नेस पहले तो नहीं मानती पर आखिर में जाकर वो मान जाती है कि सबसे पहले उन लोगों को पेस्ट्री की सेरेमनी करनी होगी। पेस्ट्री की दरअसल में 5 बहनें थी। सबसे पहले वो लोग उसका मेकअप करना शुरू करते हैं और पेस्ट्री को तो बस इसकी आदत ही थी और अब वो लोग मान जाते हैं उसकी सेरेमनी करने के लिए ताकि उसका मैजिक वापस से रीअवेकन हो जाए। पेस्ट्री अपने दोस्तों से मिलता है जिनका नाम की ल्यूमी और मार्क था। वो उसे बोलते हैं पेस्ट्री अपनी सेरेमनी अच्छे से करना और अब पेस्ट्री भी तैयार हो चुका था। कैसरोल अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और सीधा ही अब वो लोग कैपिटल में आ चुके थे। पेस्ट्री तो अपने इधर उधर की चीजें देखकर एकदम बौखला चुका था। सबसे पहले उसे कुछ शुगर दिखती है और साथ साथ में कुछ एप्पल भी। वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार वो उन चीजों से क्या क्या बनवाने वाला है क्योंकि उसे तो कैसे भी करके अपना एक वर्ल्ड बनाना था जहाँ पर की सभी चीजें कैंडी से बनी होगी। कैसरोल पेस्ट्री को बोलता है, अगर तुम सेरेमनी में पास होगे तो मैं तुम्हें तकरीबन 100 एप्पल लेकर दूंगा। और अब पेस्ट्री भी उसकी चाल में फंस चुका था, इसीलिए वो चर्च की ओर जाना शुरू करते हैं और वहाँ पर उन लोगों की मुलाकात एक प्रीस्ट से होती है। वो उन्हें बोलता है, तो क्या तुम यहाँ पर सेरेमनी करने आए हो? हाँ, मैं ऐसे ही करने आया हूँ। और जब वो पेस्ट्री को देखता है तो वो एकदम बौखला चुका था क्योंकि पेस्ट्री अभी सिर्फ और सिर्फ 9 साल का है और सेरेमनी नॉर्मल तौर पर 13 साल की उम्र में होती है और सेरेमनी के लिए पेस्ट्री काफी छोटा है। पर वो लोग फिर भी उसकी सेरेमनी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लोग उसे ब्लाइंड फूड करते हैं और एक सिरप को पिलवा देते हैं। पेस्ट्री को उसी जगह पर तकरीबन 2 दिन तक रहना होगा, उसके बाद ही उसका मैजिक रीअवेकन हो पाएगा। कैसरोल प्रिस्ट के पास जाकर पूछता है आखिरकार उसकी मैजिक रीअवेकन कब होगी? अब कुछ दिन की ही बात है। वहीं दूसरी तरफ हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कि मस्त अपनी फैंटेसी की दुनिया में था। वो तो बस एक ही चीज को सोच जा रहा था कि आखिरकार वो एप्पल से कौन कौन सी मिठाइयों को बनवाने वाला है। पर तभी पेस्ट्री को अपने अंदर से कुछ अजीब सा ऑरा फील होता है और जब वो अपनी आंखों को खोलता है तब उसके सामने उसका भद्दा सा बाप खड़ा था। वो उसे बोलता है, पेस्ट्री क्या तुम ठीक हो? पेस्ट्री नई वाली सेरेमनी तो कंप्लीट कर दी है और अब बस बारी है एक और सेरेमनी की। प्रीस्ट एक कैंडल को निकालता है और पेस्ट्री की मैजिकल पावर के बारे में उसे बताना शुरू करता है। लड़के के पास विंड मैजिक है जी, फायर मैजिक है और स्वॉर्ड चेंज की। कैसरोल को बहुत बड़ा सदमा लगता है क्योंकि उसके बच्चे के पास कुछ ज्यादा ही पावर थी, इसीलिए वो उस प्रीस्ट को कुछ पैसे देता है ताकि वो अपना मुंह बंद करे और बाकी लोगों को पेस्ट्री की मैजिकल पावर के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताए। और अब वो लोग वहाँ से अपने कैपिटल में भागना शुरू करते हैं। पर तभी प्रीस्ट बोलता है, कैसरोल इतने पैसे मेरे मुंह बंद करने के लिए काफी नहीं है। कैस्ट्रल अपने बेटे को सेरेमनी कंप्लीट होने के तौर पर एप्पल्स की पार्टी करवाता है। वो उसे बोलता है, प्लीज बेटा अपनी मम्मी को बताना कि अच्छे अच्छे एप्पल्स हम खा गए हैं। आगे हम देखते हैं कि उन्हें गुंडों के ग्रुप ने एक बहुत ही पावरफुल विलेज को डिस्ट्रॉय कर लिया है। उनका गैंग लीडर जिसके पास की असीम शक्तियां थी वो बारी बारी करके सभी को खत्म करना शुरू करता है और अब बाकी लोगों को भी इस बारे में पता लग चुका था। फ्यूल जल्दी से कैस्ट्रल के पास जाता है और उसे इस न्यूज के बारे में बता देता है और अब कहीं ना कहीं वो लोग भी बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि उन लोगों का मानना ये था कि वो बैंडिट्स वहाँ पर तकरीबन 2 महीने के अंदर पहुंचने वाले हैं। पर अब उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा क्योंकि वो लोग यहाँ पर आने वाले होंगे। इसीलिए अब कैस्ट्रल भी काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो अपने बेटे को बोलता है, पेस्ट्री जल्दी से इस न्यूज को बाकी लोगों को भी दे दो। इसीलिए पेस्ट्री आगे बढ़ना शुरू करता है क्योंकि उसे भी कैसे भी करके अपने विलेज को बचाना था और अपने ड्रीम को फुलफिल करना था। वो लोग सबसे पहले एक प्लान को बनाते हैं जिसमें कि वो लोग तय करते हैं कि वो लोग विलेज को डिस्ट्रॉय कर लेंगे और अपना कंबाइन एक विलेज बनाएंगे जहाँ पर के सभी ह्यूमंस रहेंगे और साथ साथ में उनका रिसोर्सेज भी। वहीं पर
पर रहने वाला है, ताकि अगर कोई भी उन लोगों पर अटैक करे तो वो लोग यूनाइट होकर उन लोगों पर अटैक कर सके और उन लोगों का सामना कर सके। सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेशन में आ चुके थे ताकि वो लोग अपने विलेज को डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। अब सभी लोग काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन लोगों को कैसे भी करके उन लोगों से भिड़ना जो था। वहीं पेस्ट्री ये सोचना शुरू करता है कि आखिरकार वो कैसे अपने विलेज को बचाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता ही था कि उसके विलेज के इंसान एक नंबर के नल्ले इंसान है और वो लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर तभी पेस्ट्री के पास उसके दोस्त आते हैं, जिनका नाम की लूमी और मार्क था। लूमी और मार्क पेस्ट्री को बोलना शुरू करते हैं, पेस्ट्री आखिरकार हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं कि आखिरकार वो लोग क्या करने वाले हैं। पेस्ट्री उन्हें बोलता है, मेरे पास एक प्लान है, पर उसके लिए तुम्हें तकरीबन 100 पत्थरों को कलेक्ट करना होगा। लूमी और मार्क उसकी बातों को मान लेते हैं, क्योंकि वो सीरीज का एमसी जो है वो एक के बाद एक करके पत्थरों को कलेक्ट करना शुरू करता है। लूमी मार्क को बोलती है, मुझे पेस्ट्री काफी ज्यादा पसंद है, पर मार्क उसे जेलस फील करना शुरू करता है। लूमी बोलती है, अभी चुपचाप से अपना काम कर ले, क्योंकि पेस्ट्री के पास काफी तड़कती भड़कती पावर है। वो लोग अपना काम कर ही रहे थे, पर तभी अचानक से मार्क को दूर से किसी के आने का अंदेशा होता है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही बैंडिट्स थे। बैंडिट्स अब उनके विलेज तक पहुंच चुके हैं। वो लोग जल्दी से वहां से भागना शुरू करते हैं ताकि वो लोग सभी को इस बारे में बता सके। मार्क सबसे पहले अपने फादर के पास जाता है और उसे बता देता है वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और अब सभी गाँव वासियों को उनके आने की खबर हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब कैस्ट्रल और फ्यूल भी वहाँ पर जाते हैं। उन लोगों को पता चल चुका था कि विलेज का हर एक आदमी काफी ज्यादा डर चुका है, इसीलिए कैस्ट्रल टॉक नो जुत्सु का यूज करता है, और अब सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेशन में आ चुके थे। पर तभी पेस्ट्री अपने फादर के पास जाता है। उसके पास एक तड़कता भड़कता प्लान था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सबसे पहले उन बैंडिट्स के पास जाएंगे और उनके गैंग लीडर को खत्म कर लेंगे। हम देखते हैं कैस्ट्रल और फ्यूल अपने घोड़े पे बैठकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग उन पर सरप्राइज अटैक कर सके। पर कहीं ना कहीं पेस्ट्री को पता चल चुका था कि इस विलेज के सभी इंसान नल्ले हैं, इसीलिए बच्चों को ही कुछ प्लान बनाना होगा। आगे वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उन पर फायर एरो का यूज करेंगे। पर तभी मार्क बोलता है, अगर हमने फायर एरो का यूज किया तो अंकल कैस्ट्रल को भी हमारे एरो लग जाएंगे। पर पेस्ट्री उन्हें बताता है कि उनके पास काफी तगड़ी सी पावर है, इसीलिए वो उसे 2 सेकंड के अंदर ही डॉज कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी के सभी बच्चे फायर एरो बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद अब वो लोग भी वहाँ पर पहुंच चुके थे। सबसे पहले फ्यूल वहाँ पर जाता है और अपने शारिंगान की पावर का यूज करता है। वो अपने दुश्मनों को देख लेता है, और वो लोग भी एकदम नल्ले से इंसान थे, सिवाय उनके गैंग लीडर के, जिसका नाम की शेरलॉक था, क्योंकि शेरलॉक के पास भी काफी तगड़ी सी पावर थी, और वो फुल डेडिकेशन में आकर बोलता है, हम सबको खत्म कर लेंगे। पर तभी कहीं से कैस्ट्रल और फ्यूल उन लोगों पर अटैक करना शुरू करते हैं। ये उन लोगों के लिए एक सरप्राइज अटैक था, इसीलिए अब उनका गैंग लीडर भी एकदम शॉक्ड हो चुका था। बाकी के सभी लोग उनका पीछा करना शुरू करते हैं, पर अब उनके गैंग लीडर को पता चल चुका था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है। वो लोगों को बोलता है उनका पीछा मत करना, पर वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते, और वो लोग कैस्ट्रल और फ्यूल का पीछा करना शुरू करते हैं। और अब वो लोग उनके विलेज तक पहुंच चुके थे। सबसे पहले वहाँ पर एक फायर एरो आता है, और अब पेस्ट्री को भी उनकी आने की खबर हो चुकी थी। जब वो सभी बैंडिट्स वहाँ पर पहुंच चुके थे, वो लोग उनका स्वागत फायर एरोज और कुछ पत्थरों से करते हैं, और अब वो लोग इस बैटल को जीतना भी शुरू करते हैं। पर तभी वहाँ पर उनका गैंग लीडर वहाँ पर आ चुका था। सबसे पहले वो अपने घोड़े से जंप करता है, और अब वो उनके विलेज के अंदर आना शुरू करता है। एक अजीब सा इंसान उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसे 2 सेकंड के अंदर ही सीधा ही नदी में फेंक लेता है। और अब उनका गैंग लीडर विलेज के अंदर आ चुका है। वो एक के बाद एक करके हर एक नल्ले विलेजर को काटना शुरू करता है। उसे अब समझ आ चुका था कि विलेज का बड़ा आदमी किसी भी काम का नहीं है, इसीलिए वो बच्चों पर अटैक करना शुरू करता है। पर तभी अचानक से वहाँ पर पेस्ट्री आता है और एक बच्चे की जान बाल बाल बचाता है। और अब गैंग लीडर ने पेस्ट्री को पकड़ लिया था, चुपचाप मेरे रास्ते से साइड हट जाओ। पर तभी पेस्ट्री की नजर एक गुंडे पर पड़ती है जो कि घायल पड़ा था, और उसका मुंह पूरी की पूरी तरीके से जला हुआ था। इसीलिए वो अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करता है, और उसका जो भी दर्द होता है वो बाकी के गुंडों में भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और तब जाकर पेस्ट्री को पता चलता है कि उसके अंदर तो काफी ज्यादा कमाल की पावर छिपी हुई है। और तभी मार्क एक पत्थर से गैंग लीडर को सीधा ही नॉकआउट कर देता है। अगली सुबह एक सोल्जर पेस्ट्री की मॉम के पास जाता है और उसे पूरी बात बता देता है कि आखिरकार रात भर हुआ क्या। एग्नेस उसे पूछती है कैस्ट्रल और पेस्ट्री ठीक तो है ना। वो उसे बताना शुरू करता है कि कैस्ट्रल तो ठीक है, पर पेस्ट्री को थोड़ी बहुत चोट आ चुकी है। एग्नेस इस बात को सुनकर काफी ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि उसे पेस्ट्री की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कि सभी लोगों में रिवॉर्ड्स को बांट रहा होता है। सबसे पहले वो लोग रिसोर्सेज को विलेजेस में बांट लेते हैं, और अब हम लोग देखते हैं कि बाकी के सभी बैंडिट्स भी अब प्रिजनर बन चुके हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी हाईटेक जेल नहीं था, इसीलिए वो
लोग उन्हें एक अजीब से अस्तबल में बंद कर देते हैं और वो बाकी सभी लोगों को जिन लोगों ने भी वॉर में पार्टिसिपेट किया उन लोगों को रिवॉर्ड भेजना शुरू कर लेते हैं। और अब वहाँ पर लूमी और मार्क भी आ चुके थे। पेस्ट्री वहाँ पर आता है और सबसे पहले उन्हें कुछ सिल्वर कॉइन देता है और साथ ही साथ में कुछ स्वॉर्ड्स को भी। वो लोग इस बात को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लोग मार्क के घर तक पहुँचते हैं और मार्क की मॉमी देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी कि उसका बेटा इतना कुछ उखाड़ पाया है। उसके बाद वो लोग लूमी के घर पर जाते हैं और वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। आगे अब वो लोग दारू पार्टी करना शुरू करते हैं क्योंकि उन लोगों ने फाइनली बैंडिट को खत्म कर लिया है। पेस्ट्री अपने मन में सोचना शुरू करता है कि अब वो अपना पूरा ध्यान स्वीट्स बनाने में लगा सकता है। आगे वो कम अक्ल बच्चे वापस से प्रिजनर को देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं क्योंकि वो लोग एक नंबर के भोंदू किस्म के आदमी थे। सबसे पहले वो लोग कुछ गार्ड्स को चूना लगाते हैं और उसके बाद प्रिजन के अंदर भागना शुरू करते हैं और वहाँ पर उन्हें वही गुंडों का बॉस दिखता है। वो उसके साथ मस्ती कर रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि ये स्वॉर्ड किसकी है? ये मेरी स्वॉर्ड है। और हाँ बच्चे, अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो और मैजिक का यूज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और अब मार्क भी उसकी बातों में धीरे धीरे आना शुरू हो चुका था। उसे अब कैसे भी करके पेस्ट्री जैसा बनना था, इसीलिए वो उसकी बातों में आकर उसके पास आना शुरू करता है। पर तभी शेरलॉक अपने हाथों को थोड़ा लूज करता है और मार्क को एक जोरदार लात मारकर वहाँ से गायब कर लेता है। और अब हम लोग देखते हैं कि शेरलॉक एकदम फ्री हो चुका था। शेरलॉक इक्वालिटी में भरोसा रखता था, इसीलिए वो लूमी पर भी अटैक करना शुरू करता है और उसे बहुत ही बुरे तरीके से घायल कर देता है और मार्क को अपने साथ ले जाकर किडनैप कर लेता है। वो वहाँ से भागना शुरू करता है। तभी उसके चेले बोलते हैं, मालिक हमें भी बचा लो। पर वो सीधा ही आगे बढ़ना शुरू करता है और लोगों को बोलता है, अपना काम खुद कर दो। वो मार्क को लेकर अब वहाँ से भाग चुका था। पर तभी एक सोल्जर दौड़ते दौड़ते पेस्ट्री के पास आता है और अब पेस्ट्री को भी इस बात की भनक हो चुकी थी मार्क को किसी ने किडनैप कर लिया है। इसीलिए वो सबसे पहले लूमी के पास जाता है और अपने घोड़े के साथ मार्क को ढूंढने के लिए वहाँ पर निकल जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है कि वो सबसे पहले रेप्लिकेट मैजिक का यूज करेगा और 1 सेकंड में ही उसे खत्म कर देगा। हाँ, मैं शायद से ऐसा कर सकता हूँ। और अब कॉस्ट्रोल को भी इस बारे में पता चल चुका था कि मार्क और पेस्ट्री दोनों उसके पीछे निकल चुके हैं, इसीलिए वो भी पेस्ट्री को बचाने के लिए वहाँ पर बढ़ना शुरू करता है। पर तभी फ्यूल उसे बोलता है, कॉस्ट्रोल तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए क्योंकि तुम इस विलेज के लॉर्ड हो। बदले में मैं तुम्हारी जगह पेस्ट्री को बचाने के लिए वहाँ पर जाता हूँ। आगे फ्यूल भी आगे बढ़ना शुरू करता है। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरलॉक मार्क को लेकर आगे आगे बढ़ना शुरू करता है और विलेज के काफी दूर निकल चुका था। पर तभी अचानक से वहाँ पर एक ट्रैप एक्टिवेट हो चुका था और वो लोग नीचे गिर चुके थे। उनका पीछा पेस्ट्री भी करा था और अब फाइनली पेस्ट्री भी वहाँ पर पहुँच चुका था। पेस्ट्री सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और अब शेरलॉक पर अटैक करना शुरू करता है। पर वो गैंग लीडर काफी ज्यादा शक्तिशाली था और वो उसकी एक वार से भी बच नहीं पाता। और वो उसे बोलता है, बच्चे मैं जानता हूँ तुम रेप्लिकेट मैजिक का यूज करने वाले हो ना। वो उस पर बारी बारी करके अटैक करना शुरू करता है। अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करके भी उसे हरा नहीं पाता क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक था। पर तभी अचानक से शेरलॉक उसकी स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है। वहीं हम देखते हैं कि फ्यूल ने एक बार वापस से अपनी शारिंगन की एबिलिटी का यूज कर दिया है और अब उसने पेस्ट्री को ढूंढ लिया है। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और वहाँ पर उसे पेस्ट्री की टूटी हुई स्वॉर्ड मिलती है। उसे पता चल चुका था कि अब पेस्ट्री इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए वो थका हारा वापस बढ़ना शुरू करता है और वो कॉस्ट्रोल के घर पहुंच चुका था। पर वो ये देखकर काफी ज्यादा शाउट हो चुका था कि पेस्ट्री तो अपनी मम्मी की गोदी में है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार पेस्ट्री यहाँ पर आया तो आया कैसे। यहाँ तक कि कॉस्ट्रोल को भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो उससे पूछना शुरू करते हैं, पेस्ट्री आखिरकार तुम यहाँ पर आए कैसे? क्योंकि मैं भी उस रास्ते में था जिस रास्ते में तुम थे। इसीलिए ना चाहते हुए भी पेस्ट्री को अपना सीक्रेट रिवील करना पड़ता है। जब उसने मुझ पर अटैक किया तो मैंने डैड के ट्रांसपोर्ट मैजिक को रेप्लिकेट कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। पेस्ट्री आज से तुम कभी भी रेप्लिकेट मैजिक का यूज नहीं करोगे। और अब वो भी मान चुका था। बाद में कॉस्ट्रोल फ्यूल से बातें करना शुरू करता है, मैं चाहता हूँ कि टाउन में किसी को पता न चले कि पेस्ट्री के पास कॉपी मैजिक है, क्योंकि अगर किंग को इस बारे में पता चला तो वो लोग पेस्ट्री को ह्यूमन वेपन के तौर पर यूज करने वाले हैं। और अब फ्यूल भी मान चुका था। भोंदू मार्क एकदम दुखी आ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि लूमी की जान उसकी वजह से ही जाने वाली थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा दुखी था। पर तभी वहाँ पर पेस्ट्री आता है और वो उसे बोलता है, मार्क तुम्हें लूमी के साथ बातें करनी होगी वरना तुम उसके साथ प्लॉट को डेवलप नहीं कर पाओगे। और अब मार्क भी मान चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग साथ मिलकर लूमी को देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं और अब मार्क भी उसे माफी मांगना शुरू करता है। लूमी को पहले तो समझना था कि आखिरकार ये बोल क्या रहा है। उसके बाद पेस्ट्री वहाँ से निकल जाता है और सबसे पहले अपने शेफ मैजिक का यूज करके नई नई डिश पकाना शुरू करता है क्योंकि यही उसका पैशन था। वो एप्पल पाई और एप्पल पिकल को बनाता है और अपने दोस्तों को खाने के लिए दे देता है। उन्हें खाकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। पर तभी पीछे से वहाँ पर लूमी के फादर भी वहाँ पर आ चुके थे। जब वो मार्क को वहाँ पर देखते हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। अब वो उसे बोलते हैं, तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी की जान जा सकती थी, इसीलिए अब तुम्हें उसके साथ शादी करनी होगी। और मार्क तो काफी ज्यादा घबरा
चुका था और अब लूमी भी उसके साथ प्लॉट को डेवलप करने के लिए मान चुकी थी। मार्क तो शर्म के मारे लाल पीला होना शुरू हो चुका था। अब वो सभी लोग पेस्ट्री की बनाए एप्पल पाई को खाना शुरू करते हैं। वो अपने मन में सोचना शुरू करता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जरूर मैं अपने ड्रीम को अकॉम्प्लिश कर दूंगा। अगली सुबह कॉस्ट और फ्यूल आपस में बातें करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब उनका विलेज काफी ज्यादा पुअर हो चुका है। उनके पास अब ना तो कोई पैसा बचा है ना तो कोई रिसोर्सेज। जब से उन लोगों ने डाकू को पकड़वाया है तब से उनकी विलेज की रिसोर्सेज एकदम खत्म हो चुके हैं और साथ साथ में विलेज के पास कोई पैसा नहीं बचा। कॉस्ट्रॉल अपने मन में सोचता है, काश हम उस गुंडे को पकड़ पाते तो हमें आराम से 200 गोल्ड कॉइन मिल जाते, पर अफसोस अब ऐसा वो नहीं कर पाते। इसीलिए वो लोगों को कैसे भी करके रिसोर्सेज को तो चाहिए ही था और उन लोगों को विलेज के लिए पैसा भी चाहिए था। पेस्ट्री से बोलता है, अगर ऐसा ही है तो आप ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर से पैसे क्यों नहीं ले लेते। और हमें पता चलता है कि कॉस्ट्रॉल अपने टाइम में टॉप जी आदमी था, क्योंकि उसने एग्नेस जो कि पेस्ट्री की मॉम है उससे भागकर शादी कर ली थी और उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर कॉस्ट्रॉल से काफी ज्यादा चिढ़ते थे। इसीलिए वो इस प्लान को फ्लॉप कर देते हैं। आगे अब पेस्ट्री लूमी और मार्क के साथ बकलोली करना शुरू करता है और अब उन लोगों को भी पता चल चुका था कि उनका विलेज रिसोर्सेज के मामले में काफी ज्यादा पुअर हो चुका है और ना ही तो उनके विलेज के पास कोई पैसे बचे हैं। पर बजाय प्लान बनाने के वो लोग झगड़ना शुरू कर देते हैं, एकदम रियल कपल की तरह। इतने में ही लूमी बोलती है, पेस्ट्री क्यों ना तुम अपने एप्पल पाई को पूरे देश विदेश में बेच पाओ। पर पेस्ट्री उसे बताता है कि एप्पल पाई को बनाने में भी काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा और अब उनके पास कोई भी पैसे नहीं बचे। इतने में मार्क बोलता है, क्यों ना तुम अपनी स्वॉर्ड बेचकर पैसा कमाओ। आगे वो लोग प्लान क्रिएट करना शुरू करते कि आखिरकार वो लोग क्या करेंगे। पर इतने में ही लूमी और मार्क एक बार फिर से एकदम असली निब्बा निब्बी की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। पर तभी लूमी बोलती है, पेस्ट्री क्यों ना तुम एक टैटू आर्टिस्ट बन पाओ, क्योंकि तुम्हारे पास रेप्लिकेट मैजिक है। उसके बाद वो लोग अजीब अजीब सी ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं और वापस एक दूसरे की ड्राइंग का मजाक उड़वाना शुरू करते हैं। लूमी बोलती है, मार्क तुम्हारा ड्रैगन तो काफी घटिया है, तो क्या तुम मेरे ड्रैगन के साथ खेलना चाहोगी। पर तभी वहाँ पर पेस्ट्री आता है, अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करता है और उनकी ड्राइंग्स को उनके हाथों में चिपका लेता है। ये काफी अच्छा बिजनेस प्लान था। लूमी उसे बोलती है, पेस्ट्री अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम रियल लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हो। और तब जाकर पेस्ट्री को फाइनली एक प्लान मिल चुका था। लूमी तुम तो काफी ज्यादा जीनियस हो। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और सीधा ही अपने पप्पा जी के पास जाता है। वहाँ पर अब एग्नेस भी आ चुकी थी जो कि उसकी मदर थी। मेरे पास एक प्लान है डैड, आपने मेरी छोटी बहन की शादी शायद से तय कर ली है, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में अरेंज मैरिज ही होती है। आप अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करवा के उसे बहुत से आदमियों से मिलवाते हो। हाँ पेस्ट्री, मैं ऐसा ही करता हूँ। पर क्या होगा उन लोगों का जिसके पास की टेलीपोर्टेशन मैजिक है ही नहीं, यानी कि उन लोगों को ऐसा करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इसीलिए पेस्ट्री अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करता है और अपने मैजिक की हेल्प से अपनी मॉम की तस्वीर को सीधा ही एक वुडन पीस पर चिपका देता है। मैंने इस गैजेट को नाम दिया है मैच मेकिंग। इसकी हेल्प से हम कभी भी किसी की भी फोटो एक दूसरे को दिखा सकते हैं। उन सभी लोगों को पेस्ट्री का ये प्लान काफी ज्यादा पसंद आता है और इसकी मदद से तो वो लोग काफी गोल्ड के सिक्के कमा सकते हैं। पर तभी वहाँ पर पेस्ट्री की मॉम आती है, बोलती है, पेस्ट्री मैं काफी सुंदर हूँ पर तुमने काफी घटिया बनाया है। मॉम आप ऐसी ही हो। उसके बाद कॉस्ट्रॉल और पेस्ट्री इस वर्ल्ड के नोबल आदमियों से मिलने के लिए जाते हैं जो कि सोल्जर को ध्यान रखते थे। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाना शुरू करते हैं और वो लोग वहाँ पर क्वीन हेल से मिलते हैं। क्वीन हेल्स एक नंबर की दगाबाज आदमी थी और जैसे ही पेस्ट्री वहाँ पर आता है वहाँ पर सबसे पहले उन लोगों को कुछ कुकीज और स्नैक्स दिए जाते हैं और जब पेस्ट्री उन चीजों को खाता है तो वो काफी ज्यादा उदास हो चुका था। पहले तो क्वीन को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार ये बच्चा कर क्या रहा है। उसके बाद वो लोग मुद्दे की बातें करना शुरू करते हैं। वो लोग उन्हें बताना शुरू करते हैं कि हमारे विलेज पे हाल फिलहाल में ही तकरीबन 100 आदमियों के झुंड ने अटैक कर लिया था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थे। कॉस्ट्रॉल उसे बताता है कि ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ पेस्ट्री की हेल्प से, क्योंकि पेस्ट्री मेरी बहुत मदद करता है। क्वीन को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार ये पेस्ट्री नामक बालक ऐसा कैसे हो सकता है। पेस्ट्री उन लोगों को बोलना शुरू करता है, क्वीन हमें पता है जो कोई भी वो डाकू थे वो सिर्फ और सिर्फ आपके शहर से हमारे शहर तक आए थे, क्योंकि आप उन लोगों को पकड़ नहीं पाए इसीलिए उन लोगों ने हम पर अटैक कर लिया। क्या होगा अगर ये बात इस किंगडम के प्रिंस को पता चल जाए। और अब कहीं ना कहीं क्वीन डर चुकी थी। वो बदले में बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि वो वही डाकू थे। क्वीन हमें उनके पास एक स्वॉर्ड मिली है जो कि लगता है आपकी थी। और अब क्वीन को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। वो उन्हें बोलती है, आखिरकार इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। हमें चाहिए तकरीबन 200 गोल्ड कॉइन्स। और अब क्वीन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को 200 गोल्ड कॉइन देने ही पड़ते हैं। उसके बाद उन लोगों के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। क्वीन उसे बोलती है, पेस्ट्री तुम तो काफी अक्लमंद हो। जब वो लोग वहाँ से
जाने वाले थे तो क्वीन उन्हें बोलती है, पेस्ट्री मैंने देखा था कि लगता है तुम्हें स्नैक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और वहाँ पर पेस्ट्री अपने स्नैक्स का ज्ञान वहाँ पर झाड़ना शुरू करता है, पर कौशल उसे एक जोरदार मुक्का मारकर चुप कर देता है। उसके बाद अब वो लोग वहाँ से निकलने वाले थे, पर जाते जाते पेस्ट्री अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करके क्वीन को एक बढ़िया सा तोहफा दे देता है, जिसे देखकर अब वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। और अगले दिन कैस्ट्रॉल और पेस्ट्री वार्ड जनरल के घर जाते हैं ताकि वो लोग उसे भी चूना लगाकर थोड़े बहुत पैसे हड़प सके। उसका नाम कैडलिक था। कैडलिक ने उन लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया था क्योंकि अभी अभी उसके ग्रैंड चिल्ड्रन जिसका नाम की सैकविल था उसकी सेरेमनी हुई है और अब उसका पावर अवेकन हो चुका है। पर सैकविल एक नंबर का नल्ला बेरोजगार बालक था, उसे मैजिक का एम भी नहीं आता था। उसके बाद वो लोग आपस में इंट्रोड्यूस होना शुरू हो चुके थे। पेस्ट्री भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और उसका इंट्रोडक्शन का तरीका थोड़ा कैजुअल था। उसके बाद सैकविल भी सेम ऐसा ही करने की कोशिश करता है, पर वो लड़का एक नंबर का हरामी आदमी था, इसीलिए वो ऐसा कर ही नहीं पाता। उसके बाद पेस्ट्री उसे थोड़ी बहुत गिफ्ट देना चालू कर देता है। वो सबसे पहले अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करता है और एक रुमाल में एक सुंदरी प्रिंसेस की फोटो को वहाँ पर चिपका लेता है। महाराज, ये लड़की आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन को काफी ज्यादा पसंद करती है और अब वो भी मान चुका था। सैकविल तो उसे देखकर एकदम बौखला चुका था। वो बच्चा एक नंबर का सिंप था, मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देखा था। उसके बाद वो बालक उसके बारे में बताना शुरू करता है। दरअसल उस लड़की का नाम पेट्रा है और वो एक वॉर जनरल की बेटी है, यानी कि इनका रिश्ता काफी अच्छा जचने वाला है। और वो बालक ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि उसे थोड़ी बहुत पैसे मिल पाए। उसके बाद सैकविल उसके प्यार में तो एकदम पागल हो चुका था, पर अब कहीं ना कहीं उस वॉर जनरल को ये बात पता चल चुकी थी कि ये बाप बेटे उन लोगों को चूना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर उसका पोता एक नंबर का भोंदू किस्म का आदमी था, इसीलिए वो उसे बोलना शुरू करता है आखिरकार मुझे कब और कहाँ आना है। और अब ना चाहते हुए भी उन लोगों का प्लान एकदम सफल हो चुका था और अब उस वॉर जनरल को भी मानना पड़ता है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। पर वो उसे बोलता है, हाँ मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। पर सैकविल तो उस लड़की को देखकर एकदम पागल सा हो रखा था। पर तभी पेस्ट्री वॉर जनरल के पास आता है और उसे बोलता है, घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमने डिसाइड कर दिया कि पेट्रा यहाँ पर कैसे आने वाली है और हाँ वो काफी अच्छी भी है। दरअसल वो लोग चाहते हैं कि आप अपनी आर्मी को उन लोगों को दे दो क्योंकि इस वक्त उनका किंगडम काफी गहरी सदमे में है और अब ना चाहते हुए भी उसे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए मानना पड़ता है। उसके बाद वो ऐलान कर देता है कि वो पेट्रा के पास जाएगा और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की एंगेजमेंट उसके साथ कर देगा। उसके बाद वो लोग पार्टी करना शुरू करते हैं, पर तभी सैकविल पेस्ट्री के पास जाता है और बोलता है, क्या ये सुंदरी सच में सुंदरी है? हाँ ये बहुत सुंदर है। उसे क्या क्या पसंद है? एप्पल पाई शायद से। अगले दिन कैस्ट्रॉल और फ्यूल आपस में बातें करना शुरू करते हैं क्योंकि अब उन लोगों को फाइनली पैसे मिलने वाले हैं। पर तभी पेस्ट्री वहां पर आ जाता है एक चिट्ठी के साथ। अब उन लोगों को पता चल चुका था कि पेट्रा और सैकविल की एंगेजमेंट फाइनली तय हो चुकी है, जिसके बदले में कि उन लोगों को तकरीबन 200 गोल्ड मिल चुके हैं। पर अभी भी उन लोगों की मैरिज कंप्लीट नहीं हुई है। उन लोगों को काम मिला है कि उन लोगों को पेट्रा को सही सलामत चर्च तक पहुंचाना है ताकि सभी काम सही से हो सके। पेस्ट्री सोचता है, अगर मैंने पैसे कमा लिए तो मैं बहुत सारे एप्पल पाई को बना सकता हूँ। और अब वो लोग भी मान चुके थे, पर सबसे पहले वो लोग एक प्लान को तैयार करते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे पेट्रा को सैकविल तक पहुंचाने वाले हैं उसकी मैरिज के लिए, क्योंकि पेट्रा को मारने के लिए एक असैसिन गिल्ड उनके पीछे पड़ा है। वो लोग बहुत सोचते हैं, पर पेस्ट्री उन्हें बताता है सबसे पहले हम लोग चर्च में जाएंगे ताकि उन लोगों को ऐसा लगे कि हम लोग चर्च में ही हैं। पर डैड तब आप और पेट्रा टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके वहाँ से भाग जाना। और अब वो लोग फाइनली मान चुके थे। अब पेस्ट्री वहाँ से जाने वाला था, पर तभी कौशल को पता चलता है कि जो 100 सोने के सिक्के उसने पेस्ट्री को दिए थे उसने तो वो सब कुछ बस एप्पल पाई को खरीदने में फूंक दिए है और वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। फाइनली वो दिन आ चुका है जब पेट्रा और सैकविल की एंगेजमेंट तय होने वाली है। सबसे पहले पेस्ट्री पेट्रा और उसकी बहन से मिलता है और ये लोग नोबल थे। उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम की लीको था, पर वो पेस्ट्री से काफी ज्यादा शर्मा चुकी थी, इसीलिए वो उसके साथ बिल्कुल भी बातें नहीं करती। और अब वो लोग चर्च की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि पेट्रा और सैकविल का मिलाप हो पाए। और अब फाइनली वो लोग चर्च तक तो पहुंच चुके थे। जब उन लोगों की गाड़ी रुकती है तब अचानक से कुछ असैसियंस उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, पर तभी कैस्ट्रॉल और पेट्रा के डैड उन्हें बचा लेते हैं। पर तभी अचानक से एक असैसियन सीधा ही पेट्रा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और पेस्ट्री उसे बचा लेता है। पर तभी पेस्ट्री के पीछे एक और असैसियन आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर कैस्ट्रॉल बाल उसकी जान को बचा लेता है। और अब वो लोग फाइनली चर्च के अंदर आ चुके थे। पेट्रा आगे बढ़ना शुरू करती है और बाकी सभी लोग भी, पर पेट्रा की बहन काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो टिंगू बच्चा उसे कहता है, आप मेरा हाथ पकड़ सकते हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा।
और अब लीको भी पेस्ट्री के प्यार में फंस चुकी थी। और उसके बाद कॉस्ट्रॉल अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके फाइनली सीक्वल तक पहुंच चुका था। पर तभी किंगडम के दूसरे कोने में एक अजीब सा नोबल जो कि टूटे फूटे घर में रह रहा था, वो अचानक से एक असैसिन गिल्ड को हायर करता है ताकि वो पेट्रा को खत्म कर पाए। वो असैसिन को बोलता है, मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा अगर तुमने पेट्रा नामक लड़की को किडनैप कर लिया। और वो लोग असैसिन थे और उनके लीडर का नाम मारियो था। वो लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसीलिए वो लोग मान जाते हैं पेट्रा को किडनैप करने के लिए। दरअसल ये लड़का भी एक नोबल ही था, पर अब इसके पास बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं बचा, इसीलिए फैसला करता है कि ये पेट्रा को किडनैप कर लेगा ताकि वो थोड़ी बहुत पैसों को कमा सके। उसके बाद वो सभी के सभी असैसिन भी वहां से बाहर निकल जाते हैं। पर उन लोगों को समझ आता कि आखिरकार उसका प्लान क्या है। मारियो अपने गैंग को बताता है कि उसका एक ही प्लान है, सबसे पहले कैंडलिक फैमिली की रिस्पेक्ट को 0 कर देना, और दूसरा कि वो पेट्रा को किडनैप करके उसे शादी करके बहुत ज्यादा अमीर बनने वाला है। वो एक नंबर का हरामी इंसान था, पर अब उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो मान जाते हैं। इसीलिए मारियो और उसकी गैंग मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब उन लोगों की एंगेजमेंट होना शुरू हो चुकी थी। पर तभी कैस्ट्रॉल ये नोटिस करता है कि पेट्रा की बहन जिसका नाम की लीको है वो अकेली पड़ चुकी है। इसीलिए वो अपने बेटे पेस्ट्री को बोलता है, पेस्ट्री तुम लीको के साथ जाओ और उसके साथ थोड़े बहुत टाइम को स्पेंड करो। पर तभी फ्यूल बोलता है, बच्चे जो कुछ भी करना थोड़े आराम से करना और प्लॉट डेवलप करने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। और उसके बाद पेस्ट्री वहां से निकल जाता है और उसके बाद वो भी उसे रिस्क करके अपने साथ अंदर ले जाता है। पर तभी कॉस्ट्रॉल फ्यूल को बोलता है, तुम मेरे बच्चे के दिमाग में उल्टी सीधी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं डालो। उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी एंगेजमेंट पूरी हो चुकी है और पेट्रा अपने हस्बैंड के साथ वहां से निकल चुकी है। पर तभी पेस्ट्री और लीको आपस में बातें करना शुरू करते हैं, पर पेस्ट्री अच्छे से बातें नहीं कर पा रहा होता क्योंकि लीको अपने सर्वेंट के साथ आई थी और वो काफी ज्यादा एग्रेसिवनेस में बातें कर रही थी। वो उसे बताती है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है कि मुझे कैसे भी करके लेडी लीको को प्रोटेक्ट करना है। पर तभी अचानक से उन सभी के सभी लोगों को एक अजीब सी आवाज आना शुरू हो चुकी थी। अचानक से हम देखते हैं कि जहाँ पर कि वो लोग बैठे हुए थे, अचानक से उसी के नीचे एक मैजिकल सर्कल अपीयर होता है और वो लोग सीधा ही एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं, सिवाय उसकी मेड के। उन लोगों को कुछ भी समझना था कि आखिरकार अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या। कॉस्ट्रॉल और फ्यूल भी वहाँ पर आ चुके थे। उन लोगों को पता चल चुका था कि ये हो ना हो जरूर किसी मेज का काम है। कॉस्ट्रॉल सबसे पहले फ्यूल को बोलता है, मैं नीचे जा रहा हूँ, और वो एक जंप करके सीधा ही नीचे निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि लीको और पेस्ट्री को मारियो ने अब रस्सी से बांध कर रखा है और अब उसका एक ही मकसद है, उन लोगों को बेचकर पैसे कमाना। पर उसके प्लान में पेस्ट्री को किडनैप करना बिल्कुल भी शामिल नहीं था। वहीं हम देखते हैं कि कॉस्ट्रॉल भी अब आगे आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि वो अपने बेटे की जान को बचा सके। और अब लीको की आंख भी अब खुल चुकी थी, वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। पर तभी पेस्ट्री उसे बोलता है, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो अपने मन में सोचती है, पेस्ट्री तो काफी अच्छा है। पर तभी वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आता है, बोलता है, बच्चे चुप हो जा वरना मैं तुझे मार दूंगा। उसके बाद पेस्ट्री अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार उसने लीको को यहाँ पर किडनैप क्यों किया। वो अपने मन में सोचना शुरू करता है कि आखिरकार ये प्लान किसका हो सकता है। वो अपने 999 IQ का यूज करता है और तब जाकर उसे याद आता है कि हो ना हो ये जरूर ड्यूक आमिर का ही काम है। और अब वो समझ चुका था कि ये सब कुछ प्लान उसी का है, कि उसका एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके पेट्रा को किडनैप करके उसे शादी करनी है। पर तभी पेस्ट्री सबसे पहले अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करता है और रस्सी पर ड्यूक आमिर का नाम लिखकर टेलीपोर्ट करता है सीधे कैस्ट्रॉल के पास, ताकि उसे भी पता चल पाए कि आखिरकार वो लोग कहाँ हैं। वो उसे अपनी पूरी लोकेशन के बारे में बता देता है और वो मेड काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो उन लोगों से बोलती है, आखिरकार आप लोग घबराते क्यों नहीं, लेडी लीको और वो लड़का किडनैप हो चुका है। पर तभी अचानक से वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर वही रस्सी आती है जो कि पेस्ट्री ने अपने फादर को भेजी थी। और अब उन लोगों को पता चल चुका था कि आखिरकार ये सब किया किसने और आखिरकार वो लोग है कहाँ। और अब मारियो भी उनके पास आ चुका था। मारियो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो लीको को मारने के लिए जाता है, पर तभी पेस्ट्री टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर आता है और मारियो उसे एक जोरदार पंच मारता है। वो अपने हाथ में उसे बोलता है, हमने गलत बहन को किडनैप कर लिया क्योंकि पेट्रा की तो शादी भी हो गई है। वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है लीको और पेस्ट्री को खत्म करने के लिए, पर तभी पेस्ट्री वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। वो उसे बोलता है, लगता है मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। और अब कहीं ना कहीं मारियो भी समझ चुका था कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, बल्कि इसके पास तो काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर है। उसके बाद वो लोग बैटल करना शुरू करते हैं, पर मारियो के पास भी काफी तगड़ी सी पावर थी। उसे पता चल चुका था कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता और ना ही तो वो उन लोगों को खत्म कर सकता है। इसीलिए वो सबसे पहले अपने मैजिक का यूज करता है और ग्राउंड में एक बहुत बड़े होल को क्रिएट करके वहाँ से भाग जाता है। पेस्ट्री को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि अब वो गुंडा वहाँ से भाग चुका है और उसके बाद वो नाइट ड्यूक आमिर को भी पकड़वा लेते हैं। पर अभी भी मारियो खुला घूम रहा है, इसीलिए कैस्ट्रॉल और पेस्ट्री
पेस्ट्री वापस से कैसल की तलाशी लेना शुरू करते हैं ताकि वो लोग मारियो को पकड़कर उसे खत्म कर पाए। वो लोग अपने 100 IQ का यूज करते हैं और वापस से उसी जगह जाते हैं जहाँ पर कि मारियो ने गड्ढा किया था और हम देखते हैं कि मारियो तो सही में उस गड्ढे से ही बाहर निकलता है। मारियो उस गड्ढे से बाहर निकलता है और वो बोलता है मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा। पर तभी पेस्ट्री वहाँ पर आगे बढ़ता और बोलता है डैड मैं से निपट सकता हूँ। उसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू करता है। मारियो को काफी ज्यादा खुशी होती है कि वो इस वक्त सिर्फ 9 साल के बच्चे से लड़ने वाला है। वो उस पर जैसे ही वार करता है पेस्ट्री 2 सेकंड के अंदर ही उसकी पूरी की पूरी स्वॉर्ड को तोड़ कर रख देता है और कॉस्ट्रोल भी इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसके बाद वो अपने फादर को बोलता है मैंने इसकी स्वॉर्ड पर टूटी हुई दीवारों को रेप्लिकेट कर लिया था और तब मैंने इसे सीधे ही तोड़ दी। और अब उसके बाद वो लोग लेडी पेट्रा और सीक्वल की पार्टी में जाते हैं। वो सभी अब काफी ज्यादा खुश थे ये देख के कि पेट्रा और सीक्वल की शादी अब फाइनली हो चुकी है। उसके बाद अब वहाँ पर पैडलक भी आ चुका था। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं पर तभी वो तेज बालक उसे बोलना शुरू करता है पैडलक आप तो काफी अच्छे हो चुके हो। मैंने दरअसल रात में एक सपना देखा था और वो उसे अपने सपने के बारे में बताना शुरू करता है जहाँ पर लड़की का बाप ही उसे किडनैप करने की साजिश रचता है क्योंकि उसके फादर ये नहीं चाहते थे कि अभी उसकी शादी हो जाए। कहीं ना कहीं पैडलक को भी उस पेस्ट्री पर अब शक होने लगा था। बाद में जाकर हमें पता चलता है कि ये पूरा का पूरा प्लान पैडलक का ही था, पेट्रा को किडनैप करना और उसके बाद सीक्वल को मरवा लेना। यहाँ तक कि कैस्ट्रॉल को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और तब जाकर पैडलक को ये बात पता चल चुकी थी कि पेस्ट्री को अब उसका सीक्रेट पता चल चुका है। वो बोलता है हम बच्चे तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो और तुम्हारे सपने भी काफी कमाल के होते हैं। हाँ मैं बहुत सपने देखता हूँ और अब मैं ये सपना मार्ग्रेव को भी बताने वाला हूँ। पैडलक की फटकर 4 हो चुकी थी। प्लीज बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पैडलक को पता चल चुका था कि अब उसकी फील्डिंग सेट हो चुकी है और ना ही तो वो इसमें कुछ कर सकता है। इसीलिए वो पेस्ट्री को बोलता है मैं तुम्हें काफी सोने के सिक्के देने वाला हूँ और अब पेस्ट्री भी मान चुका था। पर अब तभी वहाँ पर पेट्रा के फादर भी आ चुके थे। वो पेस्ट्री को बोलना शुरू करते हैं पेस्ट्री तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, क्या तुमने कभी प्लॉट को डेवलप किया है और अगर नहीं तो तुम कब करने वाले हो? अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। क्यों तुम्हारे पास स्वॉर्ड नहीं है क्या? हा हा हा। वो उसे बताते हैं कि अब तुम्हारी भी मैरिज करने की एज हो चुकी है। वो उसे बोलते हैं आखिरकार तुम्हें मेरी बेटी कैसी लगती है? पर अंकल जी उसकी तो शादी हो चुकी है ना। अरे वो नहीं लेडी लीको। पेस्ट्री को कुछ भी समझना था कि आखिरकार ये बोल कर रहा है। यहाँ तक कि अब कैस्ट्रॉल की हालत भी एकदम खराब हो चुकी है। कैस्ट्रॉल को पता चल चुका था कि ये बच्चा अपनी बेटी की सेटिंग मेरे बेटे के साथ करने वाला था पर पेस्ट्री को इस बारे में कोई भी अंदेशा नहीं था। पर तभी वो पेस्ट्री को बोलता है अरे मैं पेट्रा की नहीं बल्कि लीको की बात कर रहा हूँ। लीको के बारे में तो मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। क्यों क्या वो खराब है क्या? नहीं ऐसी भी बात नहीं है। और अब पेस्ट्री की भी फील्डिंग सेट हो चुकी थी। उसके बाद वो सभी लोग अनाउंस कर देते हैं कि लेडी लीको और पेस्ट्री आपस में शादी करने वाले हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि पेस्ट्री को खुद भी नहीं। और उसके बाद लीको पेस्ट्री के पास आती है और अब पेस्ट्री भी उसके प्यार में एकदम बावला सा हो रखा था और अब वो लोग फाइनली अपनी शादी के लिए मान चुके थे। सीक्वल भी पेस्ट्री के पास आता और बोलता है अरे पेस्ट्री भाई अब तुम दोनों तो भाई करेंगे। पेस्ट्री आराम से सनसेट देख रहा था पर तभी पीछे से लीको आती है और से एकदम प्लॉट से भरी बातें करना शुरू करती है। वो उसे कुछ कुकीज भी ऑफर करती है और पेस्ट्री उसे खा लेता है पर वो कुकीज काफी ज्यादा सॉल्टी थे पर पेस्ट्री बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता। वो तो बस एक के बाद एक करके उन कुकीज को खाना शुरू करता है। आगे अब पेस्ट्री अपने विलेज में आ चुका था और उसे बहुत सारी चीजें दहेज में मतलब गिफ्ट में मिली थी लीको के फादर से। और यहाँ तक कि लूमी और मार्क भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। पेस्ट्री अपने मन में सोचता है कि कम से कम शादी करने से मेरा कुछ तो प्रॉफिट हुआ। वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि एक डब्बे में तो एक बहुत ही रेयर ट्री है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो लोग सोचते हैं कि पेस्ट्री उसका यूज डेकोरेशन में करेगा पर पेस्ट्री उन्हें बताता है कि वो इसका यूज करके नेक्टर यानी कि हनी को बना सकते हैं। और अब वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। यहाँ तक कि अब तो पेस्ट्री भी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे अपनी एक ऐसी दुनिया बनानी थी जहाँ पर की सभी की सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट से ही बनी हो। उसके बाद हम कॉस्ट्रॉल और फ्यूल को देखते हैं और वो लोग अपना ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट करे थे और अब उन लोगों के पास फाइनली दहेज से मेरा मतलब गिफ्ट से काफी सारे पैसे कलेक्ट हो चुकी है और अब वो लोग अपने विलेज में टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा एडवांस कर सकते हैं। फ्यूल उसे बोलता है कॉस्ट्रॉल मेरे पास 2 न्यूज है, अच्छी और बुरी। सबसे पहले कौन सुनना चाहोगे? वो उसे सबसे पहले एक अच्छी खबर को सुनाता है जहाँ पर वो उसे बताता है कि उनका नया विलेज जो बन रहा था अब फाइनली उसमें रहने के लिए काफी सारे लोग आ चुके हैं। और बुरी खबर ये है। बुरी खबर क्या है? बुरी खबर अरे जरा अपना कान तो पास लाओ, तुम्हारा बेटा कुछ तो अजीब सी चीजें कर रहा है। कॉस्ट्रॉल की एकदम फटकर 4 हो चुकी थी।
वहीं हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कि ठीक एक माउंटेन के सामने खड़ा था, पर तभी वो अपने मैजिक का यूज करता है जो कि उसने हाल फिलहाल में ही सीखा था। वो एक मुक्के से ही उस पूरे के पूरे माउंटेन को खत्म कर देता है। यहाँ तक कि अब तो लूमी और मार्क भी देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। अब देखो तो मेरा जादुई मुक्का, वो एक के बाद एक करके अपने मैजिक का यूज करता है और एक रेक्टेंगल शेप की एक अजीब सी चीज को बनाता है। लूमी और मार्क देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे कि उनका बॉस यानी कि पेस्ट्री अब एकदम बावला सा हो रखा था। पेस्ट्री उस पूरे टैंक को वाटर रिजर्व में कन्वर्ट कर देता है और वो तो अपनी आंखों को बंद करके अपने ही अजीब सी ख्याल बना रहा था। अब तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। पर तभी लूमी और मार्क बोलते हैं, अरे पेस्ट्री अपनी आंखों को तो खोलो। जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो उसके ठीक सामने कॉस्ट्रोल खड़ा था। बच्चे, आखिरकार तूने ये क्या कर दिया? उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो तीनों को थोड़ा बहुत मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पेस्ट्री के न्यू इन्वेंशन से अब हर एक विलेज और टाउन में पानी आ चुका है और सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी थे। पेस्ट्री मस्त अपनी मौज काट रहा था, पर तभी उसकी बहन उसके पास आती है एक लेटर को लेकर। सभी को लग रहा था कि वो लेटर पेस्ट्री की ने बिना उसे भेजा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जब पेस्ट्री उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि क्वीन ने उसे भेजा है। वो उसे अपने कैसल में बुला रही है ताकि वो टी चेकिंग के लिए वहाँ पर आ सके। किसी को भी विश्वास नहीं था कि आखिरकार वो लाल बालों वाली लड़की आखिरकार ऐसा क्यों ही करेगी, पर पेस्ट्री को इस प्लान में कहीं ना कहीं कुछ तो घपला दिख रहा था और अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे वहाँ पर जाना ही पड़ता है। वहीं हम देखते हैं कि उस लाल बालों वाली क्वीन को भी पता चल चुका है कि पेस्ट्री उनके यहाँ पर आ रहा है और पेस्ट्री की शादी लीको नामक एक नोबल से हुई है। तो वो कुछ ना कुछ तो प्लान को करना शुरू करती है। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, तुम पेस्ट्री को यहाँ पर ले आओ। और उसके बाद पेस्ट्री भी फ्यूल के पास जाता है ताकि वो पूरी की पूरी बात है उसे बता सके। पेस्ट्री को पता चलता है कि उसके डैड इस वक्त बाहर गया है, इसीलिए वो उनसे कोई भी सजेशन नहीं ले सकता। वो फ्यूल को पूरी की पूरी बातें बताना शुरू करता है और यहाँ तक कि फ्यूल को भी ये बातें हजम ही नहीं होती, पर ना चाहते हुए भी पेस्ट्री को वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। पर तभी वहाँ पर कॉस्ट्रोल भी आ चुका था और कॉस्ट्रोल उसकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देता है। पर तभी वो उसे बोलता है, पर तुम्हें अपने साथ लेडी लीको को लेकर भी जाना होगा। और पेस्ट्री तो था ही वैसे भी एक नंबर का निब्बा, इसीलिए वो मान जाता है। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि पेस्ट्री वहाँ पर जाएगा सिर्फ और सिर्फ टी चेकिंग के लिए। पर तभी हम वहाँ पर पेट्रा के फादर को देखते हैं और अब उसे भी पता चल चुका था कि क्वीन ने पेस्ट्री और लीको को टी चेकिंग के लिए वहाँ पर बुलाया है। वो क्वीन एक बहुत ही शातिर महारानी थी, इसीलिए सबको बस उस पर डाउट ही हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो निब्बा निब्बी आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जब पेस्ट्री सबसे पहले उसके कैसल में जाता है तो वो वही आर्ट वर्क को देखता है जो कि उसने बनवा कर दिया था और अब वहाँ पर क्वीन का सर्वेंट भी आ चुका था। वो पेस्ट्री को बताता है, अरे मालिक पेस्ट्री, आप यहाँ पर आ चुके हो। सभी लोग पेस्ट्री को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे और उसके बाद पेस्ट्री सभी को अपनी बनाई गई कुकीज को खिलवाता है और सभी को वो चीज काफी ज्यादा डिलीशियस लगती है। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि पेस्ट्री ने कुछ ऐसा भी बनाया है। उस पार्टी में हर एक नोबल था, इसीलिए पेस्ट्री उन लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना शुरू करता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और वो लोग मानते थे कि पेस्ट्री का बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए। अब वहाँ पर क्वीन भी आ चुकी थी। वो पेस्ट्री को बोलती है, पेस्ट्री तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ आ जाओ। पर वो लीको के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती और पेस्ट्री को अपने कमरे में ले आती है। उसके बाद वो उसे बातें करना शुरू करती है। पेस्ट्री सबसे पहले उसे अपनी पूरी की पूरी कहानी बताता है और अपने बिजनेस आइडिया भी सुनाता है और उसके बाद वो क्वीन को कुछ कुकीज को ऑफर करता है और जब क्वीन उसे खाती है तो उसे भी वो चीज काफी ज्यादा पसंद आती है और अब वो मान चुकी थी पेस्ट्री की हेल्प करने के लिए, पर उसके दिमाग में कुछ और चीजें ही पक रही थी। वहीं हम देखते हैं कि लीको की हालत एकदम खराब हो चुकी थी क्योंकि बाकी के सभी नोबल्स लीको के पास आकर उसे बताना शुरू करते हैं कि अब पेस्ट्री बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, इसीलिए उसे इस पार्टी से कोई अच्छी वाइफ ही मिलने वाली है। अचानक से क्वीन पेस्ट्री को अपने प्लॉट के नीचे दबा देती है, पर तभी वहाँ पर लीको आ चुकी थी। लीको उस चीज को देखकर अपने मन में अजीब अजीब सी चीजें सोचना शुरू करती है और नाराज होकर वहाँ से भाग जाती है। पेस्ट्री को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो उसे मनाने के लिए उसके पीछे जल्दी से भागना शुरू कर देता है। लीको सच में काफी दुखी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि पेस्ट्री के लिए कोई और लड़की उससे अच्छी हो सकती है, पर पेस्ट्री उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पेस्ट्री सबसे पहले अपने निब्बी को मनाने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और वो कहीं निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ क्वीन ये सोच सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि उसने पेस्ट्री और लूको की जोड़ी खराब कर ली है। अचानक से वहाँ पर पेस्ट्री भी आ चुका था और वो अपने निब्बी के लिए एक एप्पल लॉलीपॉप को लेकर वहाँ पर आ चुका था। लूको को देखकर काफी ज्यादा खुशी होती है क्योंकि उन दोनों ने इस चीज को साथ मिलकर बनाया था और पेस्ट्री भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ने वाला। वो लोग वहाँ पर प्लॉट को डिवाइड करने वाले थे, पर तभी वहाँ पर उसकी मेड आ चुकी थी और पूरे के पूरे काम को बिगाड़ देती है और पेस्ट्री भाई भी काफी ज्यादा डर चुके थे,
इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए उसके बाद वो वापस से अपने घर जाता है, जहाँ पर कि सबसे पहले वो एग्नेस से मिलता है। और अब लीको को भी इस बारे में पता चुका था कि जो एप्पल कैंडी पेस्ट्री ने उसे ला कर दी वो उसने सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही बनाई थी। और अब लीको काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। और अब बाकी के सभी लोग पेस्ट्री के साथ अंदर जाना शुरू करते हैं। वहाँ पर वो लोग सबसे पहले बहुत सारी बातें करना शुरू करते हैं। एग्नेस को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि अब उसका बेटा काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और अब पेस्ट्री काफी ज्यादा काम करना शुरू करता है, पर अब उसका स्टैमिना काफी ज्यादा लो हो चुका था। इसीलिए फ्यूल वहाँ पर आता है और उसे एक एनर्जी ड्रिंक पीने के लिए दे देता है। और अब पेस्ट्री को फाइनली काफी अच्छा महसूस हो रहा था। फ्यूल पेस्ट्री के टेबल पर गिफ्ट रैप्स को देखता है और जब वो उन्हें सामने से देखता है तो वो एकदम बौखला चुका था, क्योंकि उसके सामने तो क्वीन और पेस्ट्री का फोटो चिपकाया हुआ था। फ्यूल को कुछ भी समझना था कि आखिरकार पेस्ट्री ने ऐसा किया क्यों है। पेस्ट्री उसे बताना शुरू करता है, मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि क्वीन ने लीको का काफी ज्यादा दिल दुखाया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग क्वीन को देखते हैं और अब वो काफी ज्यादा गुस्से में है। वो इधर उधर सभी की सभी चीजों को फेंकना शुरू करती है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार पेस्ट्री ने ऐसा किया क्यों है, क्योंकि पेस्ट्री ने किंगडम की हर एक नोबल को वो स्वीट्स कैंडी दी है और वो भी इसी गिफ्ट रैप में। और अब किंगडम में ये रूमर फैल चुका है कि क्वीन को छोटे छोटे बच्चे काफी ज्यादा पसंद है और वो उनके साथ प्लॉट को भी डेवलप करती है। इसीलिए किंगडम के निम्बा भी क्वीन को मैसेज करना शुरू करते हैं। क्वीन अपने मन में बोलती है, पेस्ट्री मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। आगे पेट्रा के फादर काफी ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि उनके किंगडम पर अब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग अटैक करने वाले हैं। ये लोग उन्हीं के पड़ोसी राज्य में रहते थे, पर जब से उन लोगों को पता चल चुका है कि पेट्रा की शादी कैटलक से हो चुकी है, तब से वो काफी ज्यादा गुस्से में है और उन लोगों पर अटैक करने का सोच रहे हैं। वही हम अब पेस्ट्री को देखते हैं, जिसने काफी ज्यादा मुनाफा कमा लिया है अपनी कैंडीज को बेचकर, और अब उसके पास तकरीबन 340 गोल्ड कॉइन्स कंप्लीट हो चुकी है। वो अपने मन में सोचता है कि वो और भी ज्यादा स्वीट्स को बनाएगा ताकि वो और भी ज्यादा अमीर बन पाए। फ्यूल उसे बोलता है, बच्चे आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है? सबसे पहले मैं कुछ सामानों को मर्चेंट से लूंगा जो कि मुझे काफी कम दाम में मिलेगा, और उसके बाद मैं उनका यूज करके स्वीट्स को बनाऊंगा। आखिरकार तुम हमेशा स्वीट्स के बारे में क्यों सोचते रहते हो? पेस्ट्री प्लान में आता है कि वो सबसे पहले कुछ गोट्स को अपना पेट बनाएगा, क्योंकि गोट से उन लोगों को काफी नई नई चीजें मिल सकती है स्वीट्स को बनाने के लिए। क्यों ना हम चिकन्स को खा ले? अरे तुम पागल हो क्या? चिकन्स हमें एग देते हैं, जिसकी वजह से कि हम तरह तरह की कैंडीज और चॉकलेट को बना सकते हैं। पेस्ट्री एक बार फिर से काम पर लग जाता है और एक अजीब सी सिरम को बनाता है। वो फ्यूल को बोलता है, क्या तुम इसे टेस्ट कर सकते हो? और जब फ्यूल उस चीज को टेस्ट करता है तो वो उसे काफी ज्यादा मीठी लगती है। दरअसल ये चीज एक चाशनी थी। पेस्ट्री को अपनी काबिलियत पर फुल फोकस था और अगले दिन वो सभी लोग काम करना शुरू करते हैं ताकि वो सभी लोग जूसिंग मशीन को बना पाए। हम देखते हैं कि मार्क और लूमी भी वहाँ पर काम करना शुरू करते हैं, पर तभी वहाँ पर नल्ली लीको आती है और उसके बाद मार्क और लूमी उस मशीन को ऑन करने की बहुत ट्राई करते हैं, पर अफसोस वो हो ही नहीं पाती और ऐसा करने के दौरान वो मशीन ही टूट जाती है। लीको बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है। क्या सच में लीको तुम्हारे पास दिमाग भी है? वो बोलना शुरू करती है, हमारे यहाँ तो एक अजीब सी मशीन है जिसकी मदद से कि सभी के सभी लोग जूस को बनाते हैं। और अब पेस्ट्री को पता चल चुका था कि इस वर्ल्ड में भी एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से कि वो फाइनली जूस को कलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए वो उस चीज को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वो जाते जाते अपने फादर और फ्यूल से मिलता है, जो कि काफी ज्यादा टेंशन में लग रहे थे, क्योंकि ना चाहते हुए भी अब उन लोगों के किंगडम को वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा।